ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अक्रॉस अ रफ सरफेस अ फ्रैक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस। गाइस दो सरफेसेस देखें आप कांटेक्ट में हैं, ठीक है। जैसे ही रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जैसे ही एक बॉडी को दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में, अगर एक बॉडी को फॉरवर्ड मूव करेंगे तो दोनों सरफेसेस के बिटवीन एक फ्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है नॉर्मली, ठीक है। गाइज वो फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, अपोजिट टू द मोशन। अगर बॉडी स्केट कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फ्रैक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगी गाइज, अपोजिट टू द मोशन, ठीक है। गाइज इसमें क्या कह रहा है कि मूविंग बॉडी इस तरफ है, फ्रैक्शन फोर्स इस तरफ है। मूविंग बॉडी की फोर्स जिस फोर्स से बॉडी मूव कर रही है उसको अगर हम एफ कह दें, फ्रैक्शन फोर्स को स्मॉल एफ कह दें। तो गाइज आगे क्या कह रहे हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस फोर्स इज ऑलवेज ट्रू, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नो गाइज, हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन में तो एक्ट नहीं करती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट करती है। इट इज़ इक्वल इन वैल्यू टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग द मोशन। गाइज जितनी फोर्स हम मोशन प्रोड्यूस करने के लिए लगा रहे हैं, क्या ये इतनी होगी? नो गाइज, आप ज़्यादा फोर्स भी लगा सकते हो। बॉडी एक्सेलरेट जो करती है इसका मतलब क्या है कि आप फॉरवर्ड फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो, फ्रैक्शन फोर्स कम है, नेट फोर्स का इफेक्ट है इस बॉडी पे, तो ये हमेशा इक्वल नहीं होती है। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत। इट मेक्स द बॉडी रिकॉयल। नो गाइज, ऐसा भी नहीं होता, रिकॉयल भी नहीं करती है बॉडी को। इट अपोजेज द मोशन अक्रॉस द सरफेस। गाइज अक्रॉस द सरफेस क्या करेगी, ये इसकी मोशन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगी, ठीक है, कि बॉडी रुक जाए। तो गाइज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइज क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द डायग्राम रिप्रेजेंट मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। गाइज देखें, मून जो है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, जैसे सन के अराउंड अर्थ और अदर प्लैनेट्स कर रहे हैं। विच एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मून एट द इंस्टेंट शोड। गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कोई बॉडी, मून कौन सी मोशन को फॉलो कर रहा है, सर्कुलर मोशन को, ठीक है। और जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी या सर्कुलर मोशन करेगी तो हमेशा उस पर जो एक्ट होने वाली फोर्स है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो गाइज इस केस में सेंटर क्या है, अर्थ। तो हमेशा ये जो मून है, मून पे जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो गाइज ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा गाइज क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, एन एक्सटेंशन लोड ग्राफ फॉर अ वायर इज शोन। गाइज ये देखें, ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे लोड ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है गाइज, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है गाइज। तो वैसे वैसे क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक बॉडी जैसे स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग के अंदर इक्वल लोड एक्सटेंड करने से इक्वल एक्सटेंशन होगी, ठीक है। तो अगर आप 20 न्यूटन लोड एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंशन कितनी हुई गाइज, ये आपकी 1.4 हुई, ठीक है। और 40 पे कितनी होनी चाहिए गाइज, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो गाइज 2.8 आएगा ऑलमोस्ट। तो गाइज ये देखें 2.8 आ गई। तो लीनियर ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहा है, इक्वल वेट हैंग करने से इक्वल एक्सटेंशन होगी। लीनियर ग्राफ इस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है गाइज। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द लोड एट द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर द वायर, ठीक है गाइज। तो गाइज जहाँ से ये स्ट्रेट लाइन कर्व स्टार्ट होगी उसी जगह से वही पॉइंट क्या होगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। गाइज यहाँ तो नहीं है, ठीक है। देखें यहाँ से ये स्ट्रेट कहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, इसके बाद कर्व लाइन है। तो गाइज ये पॉइंट क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मैंने इसका कॉन्सेप्ट पीछे भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप पीछे के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो जहाँ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वहाँ मैक्सिमम वेट कितना है गाइज, 60 न्यूटन। तो गाइज 60 न्यूटन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा गाइज क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट कीप्स एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्किल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। गाइज देखें, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है गाइज, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो गाइज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स एग्जिस्ट करती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो गाइज देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो कौन सी फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, अ ग्रेविटेशन फोर्स अवे फ्रॉम, नो गाइज ग्रेविटेशनल तो नहीं कहते इसे, अ ग्रेविटेशनल फोर्स नो, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। गाइज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस तो नहीं लग रही, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस लग रही है, ठीक है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, गाइज बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ टुवर्ड्स द न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इसी ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है और ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है गाइज। तो गाइज क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं गाइज, फोर्स F1 एंड F2 एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। गाइज ये एक ऑब्जेक्ट है O, इस, ठीक है गाइज, इसमें दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। देखें एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, ठीक है। तो
तो गाइस दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं इन द डायरेक्शन शोन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। गाइस एक बात क्लियर कर दूं, गाइस फर्ज करें कि एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स आपके पास यहाँ से लग रही है F1, ठीक है, और एक फोर्स लग रही है F2, ठीक है गाइस। तो बॉडी दोनों इक्वल हैं, लेट्स सपोज ये भी 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन है, ठीक है। तो गाइस बॉडी बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में जाएगी, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, F1, और F2 की रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगी। आप रियल लाइफ में भी देखेंगे ना, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे फर्ज करें एक कार है, इस बॉडी को एक कार यहाँ से पुश कर रही है 5 न्यूटन फोर्स से, और इस बॉडी को एक कार यहाँ से पुश कर रही है 5 न्यूटन फोर्स से, तो आप देखेंगे ये बॉडी बीच में मूव करेगी, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ही होगी। अच्छा गाइस, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा जो अप्लाइंग फोर्स है उनके बीच में जाएगी, ठीक है। अच्छा गाइस, ये डिपेंड करता है कि अप्लाइंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर फ़र्ज़ करें कि ये मैग्नीट्यूड 5 से चेंज हो गई, ये कितना हो गया 10, और ये 5 ही है, ठीक है। तो गाइस अब ये बॉडी कहाँ जाएगी गाइस, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, अब ये 10 की तरफ जाएगी, 10 की तरफ ज़्यादा होगी, जाएगी अभी भी इन दोनों के बीच में ही, F1 और F2 के बीच में, लेकिन 10 की तरफ ज़्यादा जाएगी। फ़र्ज़ करें कि ये जो है ये फोर्स कितनी हो गई, ये गाइस ये आपके पास 20 हो गई, ठीक है। तो गाइस अब और ज़्यादा नियरेस्ट हो जाएगी 10 के, ठीक है। तो गाइस और ज़्यादा नियरेस्ट जाएगी 10 के, ठीक है। ये आपके पास 20 न्यूटन है और ज़्यादा गाइस। तो अगर आपके पास इक्वल फोर्सेस हैं तो बॉडी बिल्कुल उन दोनों फोर्सेस के बीच में जाएगी। अगर कोई फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी होगी तो उन दोनों फोर्सेस के बीच में ही, लेकिन जिस तरफ ज़्यादा फोर्स है उस तरफ ज़्यादा बेंड होगी, ठीक है गाइस। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, देखिए एरो की लेंथ देखें दोनों की सेम है। अगर एक एरो ज़्यादा होता है बड़ा और एक एरो छोटा होता है, इसका मतलब F1 फोर्स ज़्यादा है F2 से, तो फिर बॉडी कहीं बीच में यहाँ जाती है, ठीक है। लेकिन देखें एरो की लेंथ किसको शो करती है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को। तो दोनों एरोज़ की F1 फोर्स और F2 फोर्स जो है उन दोनों एरोज़ की लेंथ सेम है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो इसका मतलब बॉडी कहाँ जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में। तो गाइस ये देखिए कौन सी डायरेक्शन शो हो रही है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइस।